सो हेलो एवरीबॉडी। तो अब हम अपने लेक्चर 4 से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे लोड बैलेंसर के बारे में। और हमने थोड़ी बहुत लोड बैलेंसर के बारे में अपनी पिछली वीडियो में भी देख लिया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोड बैलेंसर के बारे में डीप डाइव करेंगे। ठीक है, कि लोड बैलेंसर क्या होता है, उसका काम क्या होता है। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक मोटा मोटा यहाँ पे समझाता हूँ तो वो ये है कि अब जैसे हमारा यूज़र है वो वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, उसने वेब ब्राउज़र में कोई डोमेन लिखा जैसे google.com। ठीक है। अब google.com सबसे पहले तो वो डीएनएस के पास जाएगा। डीएनएस जो google.com डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो भी आईपी एड्रेस होगा, उसके आईपी में जो करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस होगा उसको रिटर्न करेगा। और फिर उसके बाद वेब ब्राउज़र को रिटर्न करेगा, और फिर उसके बाद जो वेब ब्राउज़र है वो उस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है। अब नॉर्मली जो आईपी एड्रेस है वो वेब सर्वर्स का नहीं होता। ठीक है, मतलब कि जो हमारा फ्रंट एंड है, जो क्लाइंट है, वो डायरेक्टली बैक एंड को रिक्वेस्ट नहीं भेजता, वो भेजता है लोड बैलेंसर को। तो यहाँ पे ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये लोड बैलेंसर का है, जो इसने यहाँ पे आईपी डोमेन नेम का जो आईपी एड्रेस रिजॉल्व किया है, वो जो आईपी एड्रेस है वो लोड बैलेंसर का है। ठीक है। तो मान लेते हैं एक हमारा यूज़र वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा है और एक हमारा यूज़र मोबाइल ऐप यूज़ कर रहा है। ओके। तो वेब ब्राउज़र वाले बंदे ने जो रिक्वेस्ट करी वो लोड बैलेंसर पे गई, और जो मोबाइल ऐप वाले बंदे ने रिक्वेस्ट करी वो भी लोड बैलेंसर पे गई। उसके बाद जो लोड बैलेंसर होता है वो इंटरनली वेब सर्वर से कनेक्ट होता है। अब जैसे यहाँ पे आपने को दिख रहा होगा कि पब्लिक आईपी ये है, जो लोड बैलेंसर वाला आईपी है उसको हम पब्लिक आईपी बोल रहे हैं। और जो लोड बैलेंसर के पास जो आईपी है वेब सर्वर का उसको हम प्राइवेट आईपी बोल रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि पब्लिक आईपी मतलब कि आप इसको जो पब्लिक हमारे इंटरनेट है उसको उसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर आईपी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम पब्लिक इंटरनेट के थ्रू इस पर्टिकुलर आईपी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ये फिर हमें रिस्पॉन्स देगा करस्पॉन्डिंगली। और ये प्राइवेट आईपी जो है, अगर हम पब्लिक इंटरनेट के थ्रू इस प्राइवेट आईपी को रिक्वेस्ट करने का ट्राई करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा कि आप इसको रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो, इसको एक्सेस कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। इसको रिक्वेस्ट करने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ लोड बैलेंसर के पास है। तो जैसे ही रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र से लोड बैलेंसर के पास जाएगी, लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली उसको या तो सर्वर 1 पे राउट करेगा या सर्वर 2 पे राउट करेगा, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, डिपेंडिंग ऑन द अप टाइम, डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। जिससे भी जो भी वेब सर्वर उस समय अप होगा, जो सबसे ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा होगा और डाउन नहीं होगा, उस सर्वर के पास रिक्वेस्ट, तो उसी सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट राउट होगी। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले जो यूज़र है वेब ब्राउज़र पर, उसने लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट भेजी, लोड बैलेंसर ने उसको राउट कर दिया वेब सर्वर 1 पर। और फिर जो यूज़र ऐप है उसने जो रिक्वेस्ट करी वो सबसे पहले गई लोड बैलेंसर पे, और लोड बैलेंसर ने उसको राउट कर दिया सर्वर 2 पे। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा लोड बैलेंसर काम करता है कि वो लोड को बैलेंस कर देता है, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कि सिर्फ एक सर्वर पर लोड ना रहे, और जो लोड है वो जितने भी सर्वर्स अवेलेबल हैं उन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सिर्फ एक सर्वर पर लोड ना बढ़े। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम चैट जीपीटी की मदद से समझते हैं कि देखते हैं वो क्या बोलता है, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी हमें एकदम डिटेल में इन डेप्थ में समझाता है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। दिस डायग्राम एक्सप्लेन्स हाउ आर लोड बैलेंसर वर्क्स इन अ स्केलेबल सिस्टम आर्किटेक्चर। कि अगर आप स्केलेबल सिस्टम आर्किटेक्चर बना रहे हो तो आपको लोड बैलेंसर तो लगाना ही पड़ेगा। जब तक आप लोड बैलेंस नहीं कर पाओगे, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, तो आपके एप्लीकेशन के डाउन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। और आपके सर्वर के बॉटलनेक होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लोड बैलेंसर यूज़ करने के। तो मेन आइडिया ये है कि यूज़र डू नॉट डायरेक्टली टॉक टू बैकएंड सर्वर्स, दे फर्स्ट हिट द लोड बैलेंसर। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये मैंने आपको बताया था कि यूज़र के पास पब्लिक आईपी होता है लोड बैलेंसर का, यूज़र के पास वेब सर्वर का पब्लिक आईपी नहीं होता। जो पब्लिक आईपी वेब सर्वर का होता है, वो जो प्राइवेट आईपी वेब सर्वर का होता है वो लोड बैलेंसर के पास होता है, कि जो रिक्वेस्ट आएगी वो लोड बैलेंसर के थ्रू आएगी, डायरेक्ट यूज़र के थ्रू नहीं आएगी। क्योंकि फॉर सिक्योरिटी रीजंस, कि यूज़र नॉर्मली डीडोस अटैक चला दे फिर क्या होगा,
तो हमारे वेब सर्वर वहाँ पे क्रैश कर जाएंगे, या फिर कुछ मालवेयर वो सेंड कर दे यूज़र डायरेक्ट वेब सर्वर्स में, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम एक लेयर लगा देते हैं लोड बैलेंसर की। अभी तो इन्होंने सिर्फ लोड बैलेंसर लगा के दिखाया, और भी बहुत सारी लेयर्स लगती हैं, लेकिन अभी आप अकॉर्डिंग टू द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चर, आप सिर्फ ये समझो कि अभी इन्होंने लोड बैलेंसर लगाया है। जो भी चीज़ें आगे और भी लगती हैं वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए, जिससे कि यूज़र डू नॉट डायरेक्टली टॉक टू बैकएंड सर्वर्स, दे फर्स्ट हिट द लोड बैलेंसर। ओके, अब यहाँ पे हम फुल फ्लो ऑफ द डायग्राम देखेंगे कि यूज़र एक वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहा है जिसका नाम है mywebsite.com। अब जो यूज़र है वो ब्राउज़र पर भी हो सकता है, जैसे क्रोम पर, फायरफॉक्स पर, या फिर एज इंटरनेट एज पर हो सकता है, या फिर वो मोबाइल ऐप पर भी हो सकता है। सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो डीएनएस के पास जाएगी। हाँ, सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो डीएनएस के पास जाएगी। डीएनएस उस डोमेन को उस पब्लिक आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करेगा। द आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू द लोड बैलेंसर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस डीएनएस ने प्रोवाइड किया है वो है लोड बैलेंसर का, जिससे कि हमारा जो यूज़र है वो डायरेक्टली सर्वर्स से बात ना कर सके। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि द यूज़र ओनली नोज पब्लिक आईपी। ठीक है, उसको सिर्फ पब्लिक आईपी पता है 88.88.88.1। दिस इज इंटरनेट एक्सेसिबल, इसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्राइवेट आईपीज होते हैं उनको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वो अंदर छुपे हुए होते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। फिर थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे, रिक्वेस्ट रीचेज लोड बैलेंसर। नाउ द लोड बैलेंसर रिसीव्स ऑल इनकमिंग ट्रैफिक। जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक होता है सबसे पहले लोड बैलेंसर के पास जाता है। लोड बैलेंसर को आप एक ट्रैफिक पुलिस जैसा समझ सकते हो, रिसेप्शनिस्ट जैसा समझ सकते हो, डिस्पैचर जैसा समझ सकते हो, कि अगर आप किसी कंपनी में घुस रहे हो तो सबसे पहले जितने भी लोग एंट्री ले रहे हैं कंपनी में, सबसे पहले वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाएंगे, है ना। तो इसको हम रिसेप्शनिस्ट की तरह एक एनालॉगस, रिसेप्शनिस्ट की एनालॉगस है। इट्स जॉब, इसका काम क्या है लोड बैलेंसर का, डिसाइड विच सर्वर शुड हैंडल द रिक्वेस्ट। कि ये जो पर्टिकुलर ट्रैफिक आ रहा है, ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आई है मेरे पास लोड बैलेंसर के पास, तो इस रिक्वेस्ट को मुझे किस वेब सर्वर पे राउट करना है, इसका सिर्फ यही काम है लोड बैलेंसर का। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या आता है, लोड बैलेंसर फॉरवर्ड्स रिक्वेस्ट। द लोड बैलेंसर सेंड्स रिक्वेस्ट टू बैकएंड सर्वर्स। डायग्राम में सर्वर 1 दिखा रखा है, सर्वर 2 दिखा रखा है। इसका जो आईपी एड्रेस है वो ये है, और इसका आईपी एड्रेस है वो ये है। इनको हम बोलते हैं दीज आर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ठीक है, दे आर इंटरनल सर्विस, यूजर्स कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस देम। यूजर्स उनको एक्सेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि बैक एंड में इनका कोड कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है कि इफ एक तरह से आप इफ एल्स कंडीशन इमेजिन करो, कि अगर इफ जो रिक्वेस्ट है वो लोड बैलेंसर के थ्रू आई है तभी उसको प्रोसेस करो, अगर किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू आई है तो उसको प्रोसेस ही मत करो। ठीक है, तो इस तरह से इनका कोड बैकएंड में लिखा हुआ होता है। तो जैसे पब्लिक आईपी है इसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट आईपी है उसको सिर्फ इंटरनल नेटवर्क के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। अब प्राइवेट सर्वर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने सर्वर्स यहाँ पे इन लोगों ने दिखा रखे हैं, ये प्राइवेट सर्वर्स हैं, पब्लिक सर्वर्स नहीं। अगर पब्लिक सर्वर होते तो हम डायरेक्टली उन सर्वर को रिक्वेस्ट कर पाते। ये प्राइवेट सर्वर हैं, इसलिए सिर्फ इंटरनल नेटवर्क के थ्रू ही उनको रिक्वेस्ट किया जा सकता है। बैकएंड सर्वर्स रिमेन हिडन फ्रॉम द पब्लिक इंटरनेट, ओनली लोड बैलेंसर कम्युनिकेट्स विद देम। ठीक है, अब इसका मेन पर्पस क्या है लोड बैलेंसर का, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज 1000 यूजर्स विजिट वेबसाइट। यहाँ पे इसने मेन पर्पस बताया है लोड बैलेंसर का। मेन पर्पस क्या है, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना। कि मान लेते हैं कि 1000 यूजर्स हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ वन सर्वर हैंडलिंग एवरीथिंग, तो सारी रिक्वेस्ट को वन सर्वर के पास भेजने की बजाय ट्रैफिक यहाँ पे लोड बैलेंसर क्या करता है, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग सर्वर्स पर, मल्टीपल सर्वर्स पर। कि सर्वर कुछ यूजर्स सर्वर 1 पर चले जाएंगे और कुछ यूजर्स सर्वर 2 पर चले जाएंगे। इस एंड दिस प्रिवेंट्स ओवरलोड। ओके, इसकी बेनिफिट, पहला बेनिफिट क्या होता है, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स बैकअप अवेलेबिलिटी, कि अगर एक सर्वर डाउन भी हो जाए तो दूसरा सर्वर तो है अवेलेबल है ही ना, तो हम रिक्वेस्ट को दूसरे सर्वर पर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिडंडेंसी का मतलब, अगर मैं आप इंग्लिश मीनिंग आपको बताऊं, रिडंडेंट मीनिंग
तो रिडंडेंट का मतलब है नो लॉन्गर नीडेड फॉर अ जॉब एंड देयरफॉर आउट ऑफ वर्क, नॉट नेसेसरी और अनवांटेड। यहाँ पे तो उन्होंने नॉट नेसेसरी और अनवांटेड लिखा है, लेकिन सिस्टम डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में लिखा देखा जाए तो अगर दो सर्वर हैं और सारी रिक्वेस्ट अगर एक सर्वर पर जा रही है तो दूसरा सर्वर तो एक तरह से अनवांटेड हो गया, अननेसेसरी हो गया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर एकदम से ट्रैफिक बढ़ गया तो क्या होगा। ठीक है, ये पे एक सर्वर तो सारा का सारा ट्रैफिक हैंडल कर नहीं पाएगा, तब तो हमें दूसरा सर्वर या तीसरा सर्वर लगाना पड़ेगा ना। इसको हम कहते हैं रिडंडेंसी। ठीक है, कि हमें रिडंडेंट सर्वर्स लगाने पड़ते हैं। सपोज सर्वर वन क्रैशेस विदाउट लोड बैलेंसर, पूरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, पूरी पूरी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। लेकिन विद लोड बैलेंसर क्या होगा कि सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो ऑटोमेटिकली सर्वर टू पर राउट हो जाएगा। यूजर्स मे नॉट इवन नोटिस फेलियर, यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि हमारा एक सर्वर डाउन है। इसे कहते हैं फेल ओवर। अगर रियल वर्ल्ड एनालॉजी में देखें तो मान लो कि एक मॉल में दो बिलिंग काउंटर्स हैं, एक काउंटर बंद भी हो जाए तो कस्टमर्स दूसरे काउंटर पर जा सकते हैं, मॉल फिर भी ऑपरेट करता रहेगा। इसका दूसरा बेनिफिट क्या होता है, स्केलेबिलिटी। कि सपोज ट्रैफिक इंक्रीजेज मैसिवली, कि एकदम से जो ट्रैफिक है वो मैसिवली इंक्रीज कर गया। तो इनिशियली दो सर्वर्स हमारे पास थे और दो सर्वर्स, दोनों ही सर्वर बॉटलनेक बन गए कि दोनों ही सर्वर अब उस ट्रैफिक को हैंडल कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हम और भी सर्वर्स ऐड कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसर सर्वर वन पर राउट कर देगा कुछ ट्रैफिक को, सर्वर टू पर राउट कर देगा कुछ ट्रैफिक को, या सर्वर थ्री पर या सर्वर फोर पर। इस तरह से वो राउट कर देगा। लोड बैलेंसर स्टार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रैफिक अमंग ऑल। ठीक है, फिर अगला आता है विजुअलाइजेशन। उन्होंने विजुअलाइजेशन करके दिखाया कि लोड बैलेंसर अलग अलग सर्वर्स पर ट्रैफिक को राउट कर रहा है। अब ये पावरफुल क्यों है, बिकॉज यू कैन स्केल ऑलमोस्ट infinitely. This is the foundation of cloud systems, microservices, modern web applications. कॉमन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये तो लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स आ गई। ठीक है, अभी तो हम इनको नहीं देखते हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ लोड बैलेंसर का मेन आइडिया पढ़ लिया कि लोड बैलेंसर का काम क्या है। ठीक है, और हम एल्गोरिथम्स को तब देखेंगे जब इस पर्टिकुलर गाइड में, इस पर्टिकुलर वेबसाइट में एल्गोरिथम्स के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हम तब वहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। अभी तो इसने भी जो चैट जीपीटी है इसने भी ऊपर ऊपर से बता दिया। अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दिलवाना चाहूँ तो सबसे पहले आता है हमारा राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या होता है, जो रिक्वेस्ट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है वन बाय वन। कि पहली जो रिक्वेस्ट आएगी वो सर्वर वन पे चली जाएगी, दूसरी रिक्वेस्ट आएगी सर्वर टू पे, तीसरी रिक्वेस्ट आएगी सर्वर वन पे, चौथी रिक्वेस्ट आएगी सर्वर टू पे। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट सर्वर्स पर रिक्वेस्ट भेजता रहता है, सर्वर वन सर्वर टू, फिर वन फिर टू, फिर वन फिर टू, ऐसे भेजता रहता है। तो इसको हम कहते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। लोड बैलेंसर राउंड रॉबिन एल्गोरिदम यूज कर रहा है। फिर अगला आता है लीस्ट कनेक्शंस, कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर विद लीस्ट एक्टिव यूजर्स। अभी जो सर्वर सबसे ज़्यादा खाली है उस पर रिक्वेस्ट को राउट करो। ठीक है, अब ये जो दोनों हम एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं, इनका इन दोनों के बेनिफिट्स भी हैं और इन दोनों के ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि ये एल्गोरिदम्स करती क्या है। फिर उसके बाद आता है वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, कि मोर पावरफुल सर्वर्स गेट मोर ट्रैफिक। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो सर्वर हैं और दोनों सर्वर सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। पहला सर्वर ज़्यादा पावरफुल है, दूसरा सर्वर कम पावरफुल है। तो अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आएगी जो कि बैकएंड हैवी होगी या डेटाबेस हैवी होगी, तो उसको हम सर्वर वन पर आउट कर देंगे, मतलब लोड बैलेंसर उसको सर्वर वन पर आउट कर देगा। और जो अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आई है जो बहुत लाइट वेट है, उसको बस थोड़ा मोड़ा डेटा ही चाहिए, तो उसको हम सर्वर टू पर आउट कर देंगे। ठीक है, हेल्थ चेक्स, लोड बैलेंसर कंटिन्यूसली चेक्स इस सर्वर अलाइव। जो लोड बैलेंस होता है वो कंटिन्यूसली चेक करता है कि क्या सर्वर अलाइव है या नहीं है। अगर उसको तुरंत पता चलेगा कि वो कोई सर्वर हमारा क्रैश कर गया है, कोई सर्वर डाउन है, तो वो तुरंत अलर्ट ईमेल भेज देगा, या फिर एक जो भी डेवलपर्स हैं, जो भी मैनेजर्स हैं, उनको कम्युनिकेट कर देगा कि आपका ये वाला सर्वर डाउन हो चुका है, आप प्लीज़ इसको लुक इनटू करो। ठीक है, इफ सर्वर फेल्स रिमूव फ्रॉम पूल, स्टॉप सेंडिंग ट्रैफिक, वो ऑटोमेटिकली उस सर्वर पर ट्रैफिक भेजना बंद ही कर देगा। ठीक है, अगर उसको जैसे ही पता चलेगा कि ये जो हमारा सर्वर है ये अलाइव नहीं है, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। दिस एनेबल्स ऑटोमेटिक रिकवरी हैंडलिंग। फिर इन्होंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दी है कि AWS में जो लोड बैलेंसर होता है वो होता है इलास्टिक लोड बैलेंसर। अज्योर के अंदर कौन सा होता है, अज्योर लोड बैलेंसर। GCP के अंदर कौन सा होता है, क्लाउड लोड बैलेंसर।
ठीक है, ये इनके नाम है इलास्टिक लोड बैलेंसर, उस लोड बैलेंसर का नाम है जो AWS में यूज़ होता है। ठीक है, तो इन्होंने एक सिंपल आर्किटेक्चर बता रखा है कि विदाउट लोड बैलेंसर जो यूज़र हैं वो सीधे सिंगल सर्वर को हिट कर रहे होंगे, प्रॉब्लम्स, ओवरलोड, नो बैकअप, डाउन टाइम रिस्क। और विद लोड बैलेंसर सबसे पहले यूज़र लोड बैलेंसर के पास जाएगा और फिर वो अकॉर्डिंगली सर्वर पे राउट करेगा। फाइनल कोर आइडिया ये है कि ट्रैफिक मैने जो लोड बैलेंसर एक्ट करते हैं एज अ ट्रैफिक मैनेजर्स एक्ट करते हैं फॉर सर्वर्स। इट हेल्प्स सिस्टम अचीव हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, हाई अवेलेबिलिटी एंड बेटर परफॉर्मेंस। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न सिस्टम डिजाइन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा लोड बैलेंसर के बारे में। एक बार हम ये वाली लाइन्स भी पढ़ लेते हैं जो उन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं। A load balancer distributes traffic among multiple servers. Benefits include redundancy. If a server goes offline, traffic is rerouted. If server 1 goes offline, all the traffic will be routed to server 2. फिर आता है scalability. Easily add servers to handle traffic spikes. If the website traffic grows rapidly, subsequent servers can be added टू हैंडल द एडिशनल ट्रैफिक। आई होप आप लोग अब तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को एकदम बच्चों का खेल लग रही होंगी कि रिडंडेंसी यहाँ पे लोड बैलेंसर कैसे इंश्योर कर रहा है रिडंडेंसी को, या कैसे इंश्योर कर रहा है स्केलेबिलिटी को, कि हम इजीली ऐड कर सकते हैं सर्वर्स को जिससे कि वो ट्रैफिक स्पाइक्स को हैंडल कर सके और लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली राउट करता रहेगा ट्रैफिक को। और अगर कोई सर्वर ऑफलाइन हो जाता है तो जो ट्रैफिक है वो किसी दूसरे सर्वर पर रीराउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने लोड बैलेंसर के बारे में बढ़िया से देख लिया कि वो कैसे काम करता है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो कैसे हमें हेल्प करता है, कैसे स्केलेबल सिस्टम बनाने में हमें हेल्प करता है, कैसे सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। तो ये हमने देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे डेटाबेस रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।